हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.37। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक बच्चे समझ चुके हैं कि टर्न रेशो किस तरह से वर्क करती है, मतलब कि गियर रेशो का क्या चक्कर होता है। तो ये भी क्वेश्चन अब आपके लिए काफ़ी सिंपल हो चुका होगा। वो कह रहा था कि फाइंड करें ट्रांसफ़र फंक्शन को जब आपके पास जी ऑफ एस थीटा टू ऑफ एस और टॉर्क ऑफ एस है, यानी कि थीटा टू की तरफ हमें सब कुछ उठा के लेके जाना है। तो फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम विद गियर्स, ठीक है, इस रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए तो देखो बच्चों यार काफ़ी सिंपल है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। वही चीज़ है कि देखो इसमें इसमें भी तीनों चीज़ें मौजूद है, डैम्पर भी है, स्प्रिंग भी है, और उसी के साथ साथ अपने पास वो भी है यार, क्या नाम है अपना, इनर्शियाज। तो सबसे पहले नंबर पे आपको पता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको पता है पहले तो हम इनर्शिया यानी कि बॉडी रखते होते हैं, जे इक्विवेलेंस। तो ये आ गई अपनी जे इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेंटर में हम एक लगाते होते हैं अपना डैम्पर इक्विवेलेंस के लिए, इस तरह से, और नीचे आपने अपनी एक वॉल कनेक्ट करवा देनी है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों एक आपने स्प्रिंग लगा देना। जब तीनों चीज़ें हो तो फिर तीनों को प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो उसकी इक्विवेलेंस को यहाँ पे प्रेजेंट कर सके इस सर्किट में। और आगे एक और दीवार बना बना देनी है। ठीक है जी, ये दीवार आ गई। अब सबसे पहले के इक्विवेलेंस है ये, और ये डी इक्विवेलेंस है। ठीक हो गया। अब हम निकालना किसके लिए चाहते हैं, थीटा टू के लिए। तो आपने यहाँ पे बस उसी वक्त थीटा टू मेंशन कर देना, यानी जिसके लिए निकालना चाहते हैं उसी वक्त उसको यहाँ पे मेंशन कर दो। अब यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी है बच्चों, वो उस चीज़ की कमी है कि यहाँ पे टार्क कितना अप्लाई होगा इस पे, मतलब कि गियर रेशियो अप्लाई होने के बाद यहाँ पे टार्क कितना पहुंचेगा। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ये देखो टार्क इस वायर पे अप्लाई हो रहा है इस साइड से, तो ये गियर सेंटर में है, ठीक है जी, दो गियर्स के दरमियान, यानी ये ऊपर की तरफ भी वर्क कर सकता है नीचे की तरफ भी। तो हमें चाहिए टार्क किस तरफ, N2 की साइड पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो इस साइड पे हम बना रहे हैं, तो यानी कि हमें उस टार्क को यहाँ पे शिफ्ट करवाना है। तो मैंने बताया था जिस तरफ आप मूव करते हैं उस तरफ की टर्न रेशियो अगर ऊपर रख दो तो उस साइड का आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। अब हम इस साइड पे यानी कि इस साइड का टार्क मालूम करना चाह रहे हैं तो हमें इस साइड की टर्न रेशियो ऊपर रखनी होगी। तो ऊपर आ जाएगा देखो बच्चों N2, और बटे में आ जाएगा उसकी अपनी टर्न रेशियो जो कि N1 है। ठीक है, और साथ में उसका टार्क अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें किसका टार्क मिल जाएगा, थीटा टू वाली साइड का। अब बात आती है बच्चों जे इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, डी इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, के इक्विवेलेंस। तो ये वही चीज़ें हैं बच्चों, यानी कि जो बारी बारी सारे अपनी मतलब के साइड से शिफ्ट होते जाएंगे इस साइड पे। तो सबसे पहले देखो बच्चों थीटा टू की साइड पे जो जे पड़ा हुआ है ना, इनको सबको मैं एक एक नाम दे रहा हूँ बच्चों ताकि ना हमें अभी कंफ्यूजन ना हो। ये J2 हो गया, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं J3, इसको नाम दे देते हैं J1। ठीक है, इसी तरह से आप इसको डैम्पर को D1 का नाम दे दें, इसको K1 का नाम दे दें, इसको K2 का नाम दे दें। सबको नाम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर बच्चे समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी जे इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो जिस तरफ आपने मूव करना है ना तो वो तो टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई होके चीज़ें आएंगी जो जिस तरफ से मूव कर रही होंगी, लेकिन जो ऑलरेडी उस जगह पे उस सतह पे मौजूद है वो एज इट एज रहेगी। यानी कि जैसे ये देखो ये जो डैम्पर यहाँ सॉरी ये जो इनर्शिया इस यानी कि थीटा टू के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो ये उसी मुकाम पर मौजूद है जिस मुकाम पे हम यानी कि थीटा टू यानी जो हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं आउटपुट के मुकाम पर ही मौजूद है, तो ये एज इट एज ही आ जाएगा, यानी इसके साथ कोई गियर रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्लस आगे बाकी जो बच्चों जो दूसरे इनर्शियाज यहाँ पे मूव करने वाले हैं देखें उनके साथ क्या होता है। अब देखो पहले J1 को मूव करवा लेते हैं। J1 जो है वो अगर इस साइड पे मूव करना चाहता है तो ये जिस साइड पे मूव करना चाहता है वो वाली टर्न रेशियो पहले ऊपर आएगी। तो J1 थीटा टू की तरफ मूव करना चाहता है तो टर्न रेशियो ऊपर आएगी थीटा टू की जो कि N2 है। N2 ऊपर आ गया और बटे में आ गया उसकी अपनी टर्न रेशियो जो कि N1 है। ठीक है, तो ये आ गया होल का स्केयर। ठीक है बच्चों, ऐसे होल का स्केयर और साथ में आ गया J1। ये सिर्फ बच्चों टार्क के केस में होता है कि टर्न रेशियो का स्केयर नहीं होता, बाकी सब के चीजों के साथ ना रेशियोज का स्केयर आ रहा होता है। अब बच्चों बात आ जाती है J3 की। देखें J3 कैसे वर्क करता है।
अब ज़रा गौर से सुनिएगा, J3 जो है ना, J3 ने भी इधर आना है, इस थीटा 2 के मुकाम पे पहुंचना है। ये ऐसे ही है बच्चों, आना सबने गुजरात में है, ठीक है जी, और एक बंदा आ रहा है गुजरांवाला से, एक आ रहा है सियालकोट से, तो सब एक अलग अलग किराया दे के आ रहे हैं। गुजरांवाला को ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है या ज़्यादा कह लें, सब ने एक टाइम पे पहुंचना है, तो स्पीड की बात कर लो ना, एक टाइम पे पहुंचना है, तो गुजरांवाला जो है ना, गुजरांवाले से जो आ रहा है वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है ताकि जल्दी पहुँच सके, और जो सियालकोट से है वो थोड़ा आराम से आ रहा है क्योंकि उसे को पता है मैं पहुँच जाऊँगा, इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चक्कर है, ऐसे समझ लो। तो ये समझ लो ये सियालकोट ही है, ये बहुत आराम से आ रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस देखें थोड़ा कम है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा टर्न रेशो से गुजर के आना पा रहा है। देखो अब क्या आएगा पहले नंबर पे तो ये इस स्टेप पे पहुंचेगा, कैसे देखो, N3/N1 आएगा, यानी कि पहले सॉरी N3/N1 तो नहीं आएगा, ये आएगा N1/N3। माजरत बहुत जल्दबाजी में बोल गया। पहले नंबर पे बच्चों आ जाएगा N1/N3 क्योंकि पहले इसने मूव किया N1 पे, तो ये आ गया N1/N3। ठीक है जी, पहले तो ये आ गया N1/N3। अब आपको यार ये शायद ना रफ अमल में करके थोड़ा सा बताना पड़े क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे मुझे पता कंफ्यूज हो जाना है। देखें पहले नंबर पे ये जो J3 है ना, ये इस यहाँ पे मूव बस यहाँ तक पहुँचा है। क्या फॉर्म बना के देखें, N3/N1, सॉरी फिर से वही गलती कर रहा हूँ, जिधर मूव करता है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आती है, N1 ऊपर आएगा, होल का स्केयर साथ में भी आ चुका हुआ है J3, ठीक है। अभी ये इस मुकाम पे है, जब ये यहाँ पे मूव करना चाहेगा तो अब ये इस रॉड पे है, तो इसका मतलब अब इसकी टर्न रेशियो N1 होगी। तो क्या आएगा देखो, जब ये यहाँ पे मूव करना चाहेगा तो हमारे पास आएगा N2/N1, मीन्स के अब ऐसे आएगा देखो, N1/N3 होल का स्केयर, J3 था ना बच्चों, तो J3 के साथ एक और रेशो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक और गेयर रेशो जो कि आएगी N2/N1 होल का स्केयर, ये चीज आ जाएगी। अब इन रेशियोज को इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि दोनों का स्केयर है, तो इनको इकट्ठा करो तो देखो क्या बनता है, N1/N3 मल्टीप्लाई बाय N2/N1 होल का स्केयर साथ में J3। तो ये देखो ये कट गया, तो आता है N2/N3 का स्केयर साथ में J3। यानी कि पहले क्या हुआ, J3 ने पहले इस टॉप पे आया, J3 पहले पहुंचा अपने गुजरांवाला से, कहां पर, गुजरांवाला से पहुंचा वजीराबाद पहुंचा, तो उसको ये रेशो मिली, यानी इतना किराया देना पड़ा N1/N3, ठीक है। फिर जब वो इससे आगे पहुंचा गुजरात पे, तो गुजरात जाके उसे पता चला जी N2/N3 असल मेरा किराया है, टोटल इतना किराया मुझे देना पड़ा, ठीक है जी। तो ये चक्कर समझ लो। तो यार सिंपल सी बात थी बस, और कोई नहीं। आपने ये नहीं करना कि बच्चों ये ना समझिएगा कि J3 अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो यही इसकी टर्न रेशियो है, J3 जहाँ पे होगा वो उसकी टर्न रेशियो होगी। J3 यहाँ पे था तो देखो जब उसने यहाँ पे मूव करना चाहा तो उसकी अपनी टर्न रेशियो नीचे आई, कैसे देखो, उस वक्त उसकी टर्न रेशियो थी N3, तो वो बटे में आई, जिस तरफ वो मूव कर रहा था वो ऊपर आई जो कि N1 थी, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंच चुका था तो उसकी टर्न रेशियो N1 बन चुकी हुई थी, ठीक है ना, समझ आ रही है मेरी बात की। तो अब वो मूव करना चाहता था N2 पे, तो जिस तरफ मूव करना चाहता था वो टर्न रेशियो ऊपर आई और उसकी अपनी टर्न रेशियो नीचे आई जो कि अब N1 बन चुकी हुई थी, तो N1 नीचे आई, ये दोनों कटे और फिर इसका होल स्क्वायर बन गया, यानी कि आता है अब हमारे पास N2/N3 ओवरऑल। अब देखें ना रफ अमल में हल करने का फ़ायदा, यहाँ पे वो स्टेप नहीं करना पड़ा जो वहाँ पे मैंने किया, साथ में J3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका फार्मूला, सारे J इक्विवेलेंस हो गए। अब आप इसी तरह से बच्चों क्या कर लो कि D इक्विवेलेंस लिख लो, डैम्पर मेरे ख्याल में है ही एक बच्चों, हाँ जी डैम्पर है ही एक। तो देखो ये काफ़ी सिंपल है बच्चों, ये डैम्पर के साथ भी वही टर्न रेशो मल्टीप्लाई होनी है जो इस J3 के साथ हुई है, क्योंकि डैम्पर भी उसी स्टॉप से, ये भी गुजरांवाला का ही बंदा है, ये भी उसी स्टॉप से उसी स्टॉप पे जाना चाह रहा है, मतलब गुजरांवाला से गुजरात जाना चाह रहा है। तो उसी वक्त यार लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतने पंगे लेके इसको सॉल्व करके, मतलब कि ऐसे फिर से ऐसे ऐसे मूव कराने की, सीधा उसी वक्त एज इट एज लिख दो जो टर्न रेशो J3 के लिए निकली थी, D1 के लिए लिख दो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आपको निकालनी पड़ेगी K इक्विवेलेंस यानी कि स्प्रिंग रेशो। तो देखो बच्चों एक स्प्रिंग तो उस मुकाम पे ऑलरेडी मौजूद है थीटा 2 के, तो उसको एज इट एज लिखो यानी कि K1 प्लस जैसे J2 लिखा था, ठीक है। अब बात आती है इस K2 की, K2 ने भी तो मूव करके आना है ना। अब K2 किस मुकाम पे है बच्चों, K2 हमारे सियालकोटिये वाले भाई हैं, तो इन्होंने बस आना है इधर, एक ही बस स्प्रिंग रहता है, तो इसने आना क्या इधर यानी कि इस मुकाम पे। तो ये क्या करेगा, इसकी टर्न रेशियो ऊपर रखेगा, यानी कि आएगा N2 और इसकी अपनी टर्न रेशियो नीचे आएगी जो कि इसकी टर्न रेशियो N1 है, तो बटे में आ जाएगा N1 होल का स्क्वायर
और साथ में क्या आ जाएगा K2। तो ये इस सब का फार्मूला बन गया। अब इन सब की वैल्यूज बच्चों निकाल लेते हैं वन बाय वन। देखें मैं आपके सामने लिखने लगूं, J इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, ये आपको रफ अमल में सारे निकाल के दिखाता हूँ। देखें J2 की वैल्यू कितनी है 150। देखें यहाँ पे मैं करने लगूँ 150, ठीक है। फिर आगे प्लस N2/N1 रेशो कितनी बनती है, देखिए ये N2 है वो N1 है। 50/5 करूँ तो बच्चों कितना आता है 10 आता है। 10 का स्केयर लूँ तो 100 बनता है। 100 मल्टीप्लाई बाय J1, J1 की वैल्यू 3 है तो 3 ज़रबे 100 करें तो कितना आता है 300, ठीक है। आगे प्लस, आगे है N2/N3। N2 की वैल्यू कितनी है 50, N3 की वैल्यू है 25। तो देखो 50/25 करूँ तो कितना आता है बच्चों 2 आता है। और आगे J3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मिनट, गलती तो नहीं हो गई बच्चों, रुकिएगा रुकिएगा। नहीं नहीं नहीं, सही जा रहे हैं बच्चों, गलती नहीं हुई। मैं ना असल में ना स्केयर की वजह से परेशान हो गया था कि प्रीवियस में मैंने स्केयर लिया कि नहीं, बिल्कुल स्केयर लिया मैंने। उसके बाद इसकी बात कर रहा हूँ N2/N3 मैंने जैसा कि बताया 50/25 करें तो 2 आ जाता ना, तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 4 J3 से मल्टीप्लाई आएगा और J3 की वैल्यू है देखो 100। तो 100 के साथ जब 4 ज़रब खाया तो 400 आ गया। अब देखो ये कितना बन रहा है 700, 700 ये 850 आ रहा है। तो ये यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दो इक्विवेलेंस की, 850 kg मीटर स्केयर, यही होता ना केजी, इसका क्या यूनिट था यार, हाँ केजी पर मीटर स्केयर है, साथ में मीटर स्केयर मेंशन होता है। उसके बाद अब बच्चों हम किसकी वैल्यू निकालते हैं डी इक्विवेलेंस की। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये यहीं पे निकाली जा सकती है। N2/N3 कितना अभी अभी आया हमारे पास 50/25, ये 4 आता है, 4 आता है पता ना। 4 ज़रबे D1 की वैल्यू 2 जो कि 500 है, वो देखें वो ऊपर लिखी हुई है। 500 को 4 से ज़रब दें, आपको पता है कितना बनता है 2000। तो 2000 है, उसका यूनिट साथ में लिख दो न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। अब आगे के इक्विवेलेंस भी आप निकाल लो ऐसे ही। के इक्विवेलेंस कितनी आएगी बच्चों, देखो K1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 300। 300 जमा N2/N1 यानी कि 50/5 यानी कि 10, 10 का स्केयर यानी कि 100, 100 ज़रबे 3, 300, 300 जमा 300 कितना हुआ 600। तो ये आता है 600 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इसके ऊपर अप्लाई करो अपना फोर्स का लॉ, जो आप लिखते हो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सारी। पहले एक्शन फोर्स तो आप जानते हैं टार्क है, टार्क एक्शन के तौर पे है। यहाँ पे एक्शन यानी कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है, टार्क रोटेट करवा रहा है पूरे सिस्टम को, वो टार्क है। तो लिहाजा पहले वो पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी सारे जो एज अ रिएक्टिंग यानी कि रिएक्शन के तौर पे आएंगे एक्शन फोर्स ये है, बाकी सारे रिएक्शन के तौर पे तो वो सारे आएंगे नेगेटिव में, ठीक है। और आपको पता है इसको मैं लिखूंगा लैप्लास की लेने के बाद यानी कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो ये आ जाएगा टार्क ऑफ एस, ठीक है बच्चों। अब सारे नेगेटिव में लिखे जाएंगे क्योंकि वो सारे रिएक्शन है, एक्शन पॉजिटिव होता है रिएक्शन नेगेटिव होता है। पहले नंबर पे जे इक्विवेलेंस की बच्चों, जो कि ये इनर्शिया की फोर्स आपको पता लगती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी प्रेजेंट करते होते थे, और इसकी इक्वेशन होती थी जे साथ में डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा को किससे प्रेजेंट करेंगे एस स्क्वायर से, यानी कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको एस स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। तो एस स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, लेकिन जे की वैल्यू भी साथ में लिख दें या चले वो बाद में लिखते हैं। जे इक्विवेलेंस आ गया, ठीक है बच्चों, और साथ में थीटा आना है। तो थीटा कौन सा यहाँ पे थीटा 2, तो ये आ जाएगा θ2 ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब लिख दिया। अब आगे आता है डी इक्विवेलेंस, इसकी अब आती है फोर्स की बारी। अब डी इक्विवेलेंस की क्या इक्वेशन होती है बच्चों, डी इक्विवेलेंस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ थीटा मींस कि अगर उसका लैप्लास लिया जाए तो एक एस आएगा, यानी कि एस और साथ में डी इक्विवेलेंस और साथ में θ2 ऑफ एस आ जाएगा। इसी तरह से के तो होता ही अकेला, के के साथ थीटा होता है बस एक, तो लिहाजा वो तो सिंपल आ जाएगा के इक्विवेलेंस और θ2 ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको उठा इन सबको उठा के दूसरी जानिब लेके जाना, पर लिखेंगे इसी साइड में, मतलब कि इज इक्वल टू को पूरा 180 डिग्री घुमा लेंगे। तो θ2 ऑफ एस ऐसे कॉमन लिया हुआ है और अंदर हम वैल्यूज लिखने लगे हैं। देखें आ जाएगा जे इक्विवेलेंस एस स्क्वायर, जे इक्विवेलेंस की क्या वैल्यू है 850, तो 850 एस स्क्वायर, फिर आगे प्लस, ये भी उधर जाके प्लस हो चुका होगा। डी इक्विवेलेंस की कितनी वैल्यू है 2000, तो ये आ जाएगा 2000 एस, ये भी उधर जाके प्लस हो चुका है, तो प्लस के इक्विवेलेंस पास रह चुका होगा तो वो 600 है। और इस साइड पे है N2/N1, N2/N1 बच्चों कितना आता है 50/5, वो देखें वो था 50/5 10 आता है, ठीक है। तो ये आ गया, या एक दफ़ा आप लिख दो ऐसे 50/5 ऐसे वैल्यूज पुट कर दो, साथ में टार्क ऑफ एस आपको जो चाहिए थी ये फॉर्म θ2 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस।
तो ये फॉर्म आ गई, ये उधर चला गया और इधर 10 रह गया। ठीक है जी बच्चों, इन सब में से 10 कॉमन ले लो और ऊपर वाला 10 काट के ऊपर 1 रह गया। ठीक है बच्चों, इन सब में से मैंने 10 कॉमन लिया और ऊपर वाले 10 से काट दिया, ऊपर 10 बन रहा था और ये उधर बटे में चले गए। तो देखो इन सब में से जब 10 कॉमन लिया तो यहाँ 85 रह गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया 200, यहाँ पे रह गया 60। तो ये आपका आंसर आता। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।